नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आमिर खान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एम द लर्निंग ऐप पर। प्रिय साथियों, जैसा कि हमने कुछ समय पहले आपके लिए पॉलिटी का सेशन स्टार्ट किया था और उस पॉलिटी के सेशन में हमने लगभग राष्ट्रपति तक सारा जो मैटर था वो कवर कर लिया था। आज मैं आपके समक्ष एक और बेहतरीन सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहा हूं, भारतीय इतिहास। हालांकि हम देखते हैं कि जनरली ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो हिस्ट्री को लेकर इतने ज्यादा सीरियस नहीं होते। वो सोचते हैं कि यहाँ से सवाल नहीं आते हैं तो बहुत कम आते हैं, और वो होते भी हैं या नहीं भी होते। और सबसे बड़ी दिक्कत इसकी लेंथ को लेकर आपके समक्ष आती है कि इतना बड़ा सिलेबस हम कैसे करें। ठीक है, देखिए आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन आप इसका जो डेप्थ है, इसकी गहराई है, इसकी लंबाई जो है उससे डरते हैं। तो आपको जरूरत है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर हिस्ट्री में, इतिहास में, भारतीय इतिहास की मैं बात कर रहा हूं, भारतीय इतिहास में प्रश्न पत्र के अंदर किन टॉपिक्स पर अधिक फोकस रखता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है: प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। अगर इनका नंबर ऑफ वेटेज हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रश्न जो आने की संभावना रहती है वो आधुनिक भारतीय इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री से रहती है। देन उसके बाद प्राचीन भारत को प्रायोरिटी दी जाती है और उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री को प्रायोरिटी दी जाती है। यानी कि सबसे कम सवाल आने की जो संभावना होती है वो मिडाइवल हिस्ट्री से होती है, और मिडाइवल हिस्ट्री में भी वो मुगल एम्पायर से या मुगल एम्पायर से ज्यादा सवाल देता है। आज हम भारतीय इतिहास के उन्हीं कालखंड, इन तीनों कालखंडों के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनकी डिटेल वार चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। मैं आपसे ये वादा करता हूं, बस आप कंटिन्यूटी में रहिए, क्लासेज रेगुलर देखिए, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से हिस्ट्री को और देखने की या पढ़ने की। ओके, आपके माइंड में बिल्कुल एक तरीके से क्रिस्टल क्लियर इस सब्जेक्ट को लेकर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। जैसा कि आप देखते हैं कि अधिकतर भारतीय इतिहास की पुस्तकों में जो इतिहास की शुरुआत की गई है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही की गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से ही मानी गई, इससे पहले भी बहुत बड़ा इतिहास हमारे समक्ष रहा है। लेकिन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरुआत मानी जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले तो इसके नामकरण के ऊपर हम चर्चा करें कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। इसी सभ्यता को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक था। यानी कि विभिन्न सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जितने भी स्थल जो खोजे गए हैं उनमें से अधिकतर स्थल सिंधु और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे से हमें प्राप्त हुए हैं। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। लगभग यह सभ्यता जो है ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस सभ्यता से जुड़ा हुआ जो पहला स्थल खोजा गया उसका नाम था दोस्तों हड़प्पा। वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। देन हड़प्पा के बाद दूसरा जो स्थल खोजा गया उसका नाम है मोहनजोदड़ो। ठीक है, अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। सिंधु घाटी सभ्यता नाम देने के पीछे वजह यह है कि इसके जो शुरुआती स्थल खोजे गए थे वो सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के किनारे खोजे गए थे। क्योंकि इस क्षेत्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र आते हैं, पर बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्र भी खोजे गए। ये जो क्षेत्र है जिनका मैंने अभी नाम लिया, जैसे कालीबंगा, आपको पता है कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है। ठीक है, हनुमानगढ़ गंगानगर के आसपास आप देखोगे। रंगपुर जो है गुजरात में आपको जो देखने को मिलेगी, लोथल गुजरात में आपको देखने को मिलेगी। क्या ये सभ्यता स्थल जो है इनका सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों से कोई संबंध है? नहीं है। यानी कि शुरुआत में जो इतिहासकार मानते थे कि केवल सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही इस सभ्यता से जुड़े हुए क्षेत्रों की खोज हुई है, वो बाद में गलत साबित हुई। शुरुआत में इस सभ्यता को हड़प्पा नाम दिया गया था, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा। लेकिन बाद में कुछ ऐसे स्थल भी खोजे गए जो सिंधु की अन्य सहायक नदियों के क्षेत्र में थे। तो ऐसी स्थिति में इसका नाम बदलकर कर दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, अतः इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र, ठीक है,
हड़प्पा होने के कारण, ये खड़ा नहीं दोस्तों, ये हड़प्पा है, ठीक है। हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों ही बातें एक ही हैं। दोनों सभ्यताएं, जो दोनों नाम है वो एक ही सभ्यता का नाम है। देखिए एग्जामिनर, मैंने ऐसा देखा है कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई जो सवाल है वो किस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। मुझे जहां तक याद है कि एक बार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़ा हुआ सबसे दक्षिणतम स्थान पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक खोजा गया सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। जैसे आपसे कई बार पूछ लिया जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप लिख देते हो इंदिरा पॉइंट, है ना। तो ठीक इसी तरीके से हम बात करेंगे। तो देखिए अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता को 4 हिस्सों में देखें, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम में देखें, तो किस तरीके से इसकी खोज हुई है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी हम क्षेत्र देखें, यानी कि सबसे उत्तर में खोजा गया स्थल हम देखें, तो अब तक खोजा गया जो सबसे उत्तरी स्थान है उसका नाम है मांडा, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा मानी जाती है, सबसे उत्तरी स्थान माना जाता है, जो वर्तमान में कहां है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और ये मांडा जो है ये आपको चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ मिलेगा। चिनाब नदी के किनारे इसकी खोज हुई है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अगर हम दक्षिणतम बिंदु की बात करें, यानी कि अब तक खोजा गया सबसे दक्षिणतम स्थान कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का, तो वो है दोस्तों दमैमाबाद। ये दमैमाबाद वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जिसकी खोज गोदावरी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है दोस्तों पिरवरा नदी। कौन सी नदी, पिरवरा नदी। इस पिरवरा नदी के किनारे खोजा गया, ये इसका दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमतम स्थान देखें, यानी कि अब तक खोजा गया सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो वो है सुतकांगडेर, जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों, बलूचिस्तान में स्थित। और ये जो स्थल है ये दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे, दास्क नदी। ठीक इसी प्रकार सबसे पूर्वी स्थल जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो यही है, सबसे अब तक खोजा गया सबसे पूर्वी स्थल जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर जो है ये मेरठ के पास एक नदी है दोस्तों जिसका नाम है हिंडन नदी। क्या नाम है, हिंडन नदी। इस हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपको नदी, उससे जुड़ा हुआ स्थान, दक्षिणतम कौन सा है, पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, इन चीजों की जानकारी होना आवश्यक है। और ऐसे ही सवाल, आसान से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मैंने बहुत ही अनर्गल टाइप के तथ्य इसमें डालने की बिल्कुल कोशिश नहीं की है, जो वास्तविकता में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है और जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आवश्यक है, उन्हीं चीजों को मैंने इसमें स्थान दिया है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं आगे। अभी मैं शुरुआत में इसका आपको सिर्फ इंटरफेस बता रहा हूं, इसकी शुरुआती फेज बता रहा हूं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता। अब देखिए कांस्य युगीन का मतलब क्या है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इस सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका जब शुरुआत हुई, इसका जब विकास हुआ था, तो इस समय लोग लोहे के विकास से परिचित नहीं थे, या लोहे से परिचित नहीं थे, यानी कि लोहे का इन्वेंशन अभी तक नहीं हुआ था। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि सबसे प्राचीनतम लोहे के साक्ष्य भारत के कहां से, किस स्थान से मिले हैं। तो देखिए एक जगह पड़ती है दोस्तों एटा, है ना। एटा से लोहे के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें अभी तक प्राप्त हुए हैं, जो बहुत बाद में प्राप्त होंगे। लेटर वैदिक पीरियड, जो उत्तर ऋग्वैदिक काल जो है, उस समय लोहे की खोज होगी, यानी कि इस समय तक लोहे की खोज नहीं है। इस समय अधिकतर जो वस्तुएं हैं, बर्तन जो हैं, वो सभी चीजें जो हैं वो किस धातु से निर्मित है, कांस्य से निर्मित है। एक बार यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से किस चीज से सिंधुवासी परिचित नहीं थे। 3 उसमें ऐसे शब्द दिए गए, मतलब कुछ दिया गया, और अधिकतर लोग जो थे वो करके आए थे, एक पॉइंट को करके आए थे। उसमें एक पॉइंट दिया हुआ था मिश्रण, और अधिकतर लोग इसे ही सही करके आए थे कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मिश्रण से परिचित नहीं थे, सॉरी। और उसमें एक ऑप्शन था दोस्तों गाय, ठीक है। देखिए गाय से वो लोग परिचित नहीं थे, सॉरी घोड़े से, माफी चाहूंगा, घोड़े से।
घोड़े से ये लोग परिचित नहीं थे, घोड़े के उपयोग से परिचित नहीं थे, लेकिन ये मिश्रण से परिचित थे। मिश्रण से परिचित कैसे थे कि ये जानते थे कि तांबा और टिन को मिलाने से क्या बनेगा, कांसा बनेगा। तो हम जानते हैं कि कैसे मिश्रण से परिचित थे। और ये नगरीय सभ्यता थी, यानी कि अब तक 2,500-3 हजार स्थल खोजे जा चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए, हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए। और इन सभी स्थलों की एक विशेषता है कि ये सभी शहर हैं, ग्रामीण नहीं है, ये बड़े शहर के रूप में है, यानी कि एक नगरीय सभ्यता है। जैसे ऋग्वैदिक काल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि यह एक ग्रामीण सभ्यता है, जबकि हड़प्पा सभ्यता कैसे सभ्यता है, ये एक नगरीय सभ्यता है, ठीक है, जिसका उद्भव जो है ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ। यह भी याद रखने वाला पॉइंट है। और इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी था। बंटवारे के पश्चात अधिकतम जो साइट्स थी, अधिकतम जो स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के, और जो महत्वपूर्ण स्थल थे, या मैं यूं कहूं कि बहुत महत्वपूर्ण जो स्थल थे, चाहे हड़प्पा ले लो, मोहनजोदारो ले लो, कोट जीजी ले लो, ये सभी जो है बंटवारे के पश्चात कहां चले गए हैं, पाकिस्तान में चले गए हैं, ठीक है। अगर हम इसके स्थल की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह दक्षिण से, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी दूरी है 1100 किलोमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि मांडा और दमैमबाद सबसे उत्तरी स्थल और दक्षिणी स्थल जो है इनके बीच में लगभग 1100 किलोमीटर का फासला है। कितने किलोमीटर का? 1100 किलोमीटर का। वहीं पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो फासला है, यानी कि सुत कांगडेर और आलमगीरपुर, इनके बीच में लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी है। जब हम इसे निकालेंगे, फॉर्मूला के साथ निकालेंगे, तो लगभग यहाँ पर 12 लाख कुछ हजार आता है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल निकल के आता है। अब तक लगभग 2800 स्थल जो हैं वो खोजे जा चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। और इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार कैसा है दोस्तों? लगभग त्रिभुजाकार, ठीक है। इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था, और इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये हमारे समझ कैसे आई, सबसे पहले किसने खोजी, हमारा कैसे इसकी तरफ ध्यान आकर्षित हुआ, उस संबंध में हम बात कर लेते हैं। देखिए, सर्वप्रथम एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है चार्ल्स मैसन। क्या नाम है? चार्ल्स मैसन। एक खोजकर्ता थे। चार्ल्स मैसन को सन 1826 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई कुछ ईंटें प्राप्त हुई, कुछ वस्तुएं उसको मिली, और उसे लगा कि हो ना हो जरूर यहां पर पहले के समय में कोई बड़ी सभ्यता निवास करती होगी। उसने उस समय अंग्रेजी शासन था हमारे यहाँ पर, उसने इनको अपने अंग्रेजी जो शासन था उसके समक्ष रखा, लेकिन उसकी इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया गया। आगे क्या हुआ, यहां पर हम जान सकते हैं कि इसका सबसे पहले पता किसने लगाया है? चार्ल्स मैसन ने इसका पता लगाया है। जानकारी किसने दी? चार्ल्स मैसन ने। उसके बाद हम देखेंगे कि सन 1842 में एक उन्होंने पुस्तक प्रकाशित की थी जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी थी। उसके बाद 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जो थे वो थे सर जॉन मार्शल। इन्होंने इस दिशा में कार्य करना स्टार्ट किया, और इनके नेतृत्व में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है दयाराम साहनी, प्रथम भारतीय जो भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने, ठीक है। दयाराम साहनी को यह कार्य सौंपा गया कि वो इन स्थलों की क्या करे दोस्तों? खोज करे। और हम देखेंगे कि दयाराम साहनी ने सबसे पहले इस सभ्यता से जुड़े हुए एक नगर जिसका नाम था हड़प्पा, उसका पता लगाया। इसी कारण हम इस सभ्यता को क्या नाम दिया गया? इस सभ्यता को नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। ओके। उसके बाद हम देखेंगे कि एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था रखालदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। रखालदास बनर्जी ने सन 1922 में सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए ही एक अन्य स्थल मोहनजोदड़ो, है ना, मृतकों का टीला सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। इस मोहनजोदड़ो की क्या की? खोज की, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। अब उसके बाद हमने देखा कि यहां पर खोज तो हो गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो सभ्यता है ये कितनी पुरानी है, ये एग्जैक्ट कैसे पता लगाया जाए।
तो एक व्यक्ति को उस समय रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जिनका नाम था फ्रैंकयार्ड लिब्बी। क्या नाम था दोस्तों? फ्रैंकयार्ड लिब्बी। ठीक है। दरअसल इन्होंने क्या किया कि इन्होंने खोज की कि मानव संसार जगत में जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, उन सजीव वस्तुओं में एक कार्बन पाया जाता है, और उनके मरने के बाद, सजीव के मरने के बाद उस कार्बन की जो ह्रास दर है वो घटती जाती है। ठीक है। तो एक विशेष प्रकार का उन्होंने रसायन तैयार किया जिसे C14 कहा गया, कार्बन 14 जिसे कहा गया। इन्होंने रेडियो कार्बन 14 जैसी पद्धति का विकास किया, और देखिए शिकागो विश्वविद्यालय में इन्होंने इसकी खोज की, ध्यान रखिएगा। इन्होंने जिसकी C14 की जो खोज की, इस पद्धति का उपयोग करते हुए जब हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया तो पता चला कि यह 2500 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व तक विकसित हुई थी। यानी कि इसका जो समय है वो 2500 से लेकर 1750 के इर्द गिर्द कहीं रहा है। लेकिन अधिकतर इतिहासकार एक मत जो हुए हैं वो हुए हैं कि इसका समय जो है वो 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच रहा है। ठीक है। तो दोनों आपको मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि 400-500 वर्षों तक लगभग ये टिकी रही, ये सभ्यता अपने वर्चस्व में रही, और 200 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक यह अपनी परिपक्व अवस्था में आ चुकी थी। ठीक है। और नवीन शोध के अनुसार कहा गया है कि यह जो सभ्यता है यह 8000 साल पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसके निर्माताओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्रोत जो हैं कि किन से हमने इसका काल निर्धारण किया है, तो वो है उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल। ये सवाल दोस्तों पूछा जा चुका। यानी कि समय निर्धारण करने में महत्वपूर्ण चीज क्या थी? क्या मृद भांड थे, क्या मृद पात्र थे, या कुछ और था? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी मानव कंकाल। मैंने बताया सजीव में एक विशेष प्रकार का कार्बन पाया जाता है जिसकी एक निश्चित आयु होती है, और मरने के बाद उसमें ह्रास दर होने लगती है, उसमें कमी आती जाती है। देखिए, सर्वाधिक कंकाल जो हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, जिनके परीक्षण से ही निर्धारित हुआ है कि इस सभ्यता में 4 प्रकार की मानव प्रजातियां निवास करती थी। आपको पता है ना, मानव प्रजाति जो है उनके शरीर के आकार, बनावट, चेहरे, नैन नक्श के आधार पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों में इन्हें बांटा गया है। आपने एक प्रजाति का नाम सुना होगा, द्रविड़ प्रजाति होती है, अफ्रीकन प्रजाति होती है। अफ्रीकन मानव को सबसे प्राचीन मानव माना जाता है ना। तो वो उस आधार पर इन जितने भी 2800 स्थल हैं, इन पर 4 प्रकार की मानव प्रजातियां पाई गई। और ये सब कैसे निर्धारित किया गया है? उनके कंकाल की बनावट को ध्यान में रखते हुए। अब ये जो बड़े हायर एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये 4 मानव प्रजातियां कौन कौन सी हैं? वो है भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियड, अल्पाइन और मंगोलाइड। और सबसे ज्यादा जो व्यक्ति निवास करते थे वो भूमध्य सागरीय प्रजाति या द्रविड़ प्रजाति के लोग थे, है ना। कई बार बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि भारत के जो मूल निवासी हैं वो द्रविड़ हैं, दक्षिण भारत के द्रविड़ हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, मैं आपके साथ एक कमी अधिकतर स्टूडेंट्स के साथ ये परेशानी देखता हूं कि जब वो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता जैसे टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं कि महत्वपूर्ण जो साइट्स हैं जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, वो क्या करते हैं कि इन साइट्स की खोज किसने की, कब की, यहां से महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी प्राप्त हुई, उनको रटने में लग जाते हैं। लेकिन एग्जामिनर जो है वो क्या करता है, वो कुछ अलग तरीके के सवाल पूछता है। आजकल के एग्जाम जो है, एग्जाम पैटर्न जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आप देखिएगा आजकल के एग्जाम में वो सवाल जो आते हैं वो सत्य और असत्य कथन छांटने के सवाल देता है, 4 इधर मिलान करने के लिए देता है। यानी कि फैक्चुअल बेस्ड सवाल बहुत कम दिए जाते हैं। और कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल जब तभी आप कर पाओगे जब एक पूरा ओवरव्यू आपके पास हो, आपका बेस क्लियर हो। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें सिंधु घाटी सभ्यता के जो 2800 स्थल जो खोजे गए हैं, इन 2800 स्थलों में कॉमन चीज क्या है, इनमें सामान्य चीज क्या है,
उन कॉमन फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे। तो अब हम उन्हीं की बात करेंगे कि यहाँ की नगर योजना कैसे थी। ये जो जितने भी स्थल खोजे गए हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर किसी एक स्थान की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेषों और अनुसंधानों से होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली। कई बार आपसे सवाल, कई बार जनरल वे में भी पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण वस्तु आपको क्या देखने को मिलती है, तो वो ये देखने को मिलती है कि इनकी नगर योजना जो थी, इनकी जल निकास योजना जो थी, वो आज के समय में भी इतनी बड़ी इंजीनियरिंग होने के बावजूद बनी है। आज के समय में आप देखते हैं कि हम लोग अपने घरों का गंदा पानी जो है वो यूं ही खुला छोड़ देते हैं, सड़कों पे छोड़ देते हैं, चाहे कहीं जाए कहीं मत जाए। लेकिन आज से लगभग 8000 साल पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता निवास करती थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की इंजीनियरिंग इस हद तक डेवलप थी कि हर घर से उन्होंने पक्की नालियां, ढकी हुई पक्की नालियां जो है वो निकाली और मेन होल जो शहर के बाहर जो गंदा पानी का मेन नाला था उसमें जाकर खुलती। और इनके नगर नियोजन हम देखें कि आप देखेंगे कि हर एक साइट्स पे जो सड़कें प्राप्त हुई हैं वो सभी सड़कें चौड़ी हैं और सभी एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, यानी कि कोई भी साइट्स जो है वो ब्लॉक नहीं है। ऐसी सड़कें आज हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। और आप देखेंगे कि वो लोग पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण से भी परिचित थे। उस सड़क के किनारे बने हुए जितने भी घर होते थे, वो घर अपने आप को प्रदूषण से बचाने के लिए अपने घरों का मुख्य दरवाजा पीछे की ओर रखते थे। लेकिन वर्तमान में क्या करते हैं हम लोग बिल्कुल आगे की ओर रखते हैं। तो एक अद्भुत एक विशेषता है नगर नियोजन की। अब देखेंगे कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और इस समकोण पर काटने का जो पैटर्न होता है दोस्तों, इसी पैटर्न को कहा जाता है ग्रिड पैटर्न। क्या कहा जाता है? ग्रिड पैटर्न कहा जाता है। ठीक है ना? लगभग सभी नगर जो थे वो दो हिस्सों में विभक्त होते थे। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। एक बार मुझे याद है कि एक सवाल पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न से सत्य कथन छांटिए। ठीक है, तो उनमें से एक सत्य कथन क्या था? तो उसमें एक कथन था कि सिंधु घाटी सभ्यता में भेदभाव मौजूद था। तो अधिकतर लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि यहाँ पर जातिगत भेदभाव की बात आ रही है। तो उस समय तो जातिगत भेदभाव था ही नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की। ये तो वैदिक काल में उत्पन्न हुई है, उत्तर वैदिक काल में उत्पन्न हुई है। लेकिन वास्तविकता में सिंधु घाटी सभ्यता में भी भेदभाव मौजूद था। हालांकि वो जातिगत नहीं था, वो आर्थिक भेदभाव था। अब ये हम किस आधार पर कह सकते हैं? तो देखिएगा, जो मैंने जैसा अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो नगर थे, ये नगर दो भागों में विभक्त होते थे। बहुत कम ऐसे रंगपुर जैसे एक दो ऐसे स्थल हैं जहां पर तीन भाग मिले हैं, यानी कि शहर दो हिस्सों में बटा हुआ रहता था। एक हिस्सा होता था जो कुछ ऊंचाई पर स्थित होता था, जिसमें दुर्ग निर्मित थे, यानी कि उसमें बड़े बड़े महल, बड़े बड़े अच्छे घर बने हुए थे। और एक जो ये जो हिस्सा था, इसमें जो शासक वर्ग था, यानी कि जो धनी लोग थे, संपन्न जो लोग थे, वो इसमें निवास करते थे। दूसरा भाग जो होता था वो थोड़ा नीचे होता था, नदी के किनारे स्थित होता था। और यहां पर जो लोग थे वो गरीब, मजदूर वर्ग के, श्रमिक वर्ग के जो लोग थे वो लोग निवास करते थे। ठीक है ना? जैसे कि व्यापारी थे, शिल्पकार थे, कारीगर थे, श्रमिक थे, नागरिक थे, ये सब लोग इस हिस्से में निवास करते थे। यानी कि यहां पर भेदभाव था, एक शासक वर्ग है, एक सामान्य वर्ग है। शासक वर्ग ऊंचे अच्छे महलों में निवास करता है, सामान्य वर्ग नीचे इस तबके में निवास करता है। इससे आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में भेदभाव मौजूद था, हालांकि ये भेदभाव जातिगत ना होकर आर्थिक था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़क के किनारे की नालियां ऊपर से ढकी हुई होती थी। घरों का गंदा पानी इन नालों से होता हुआ शहर के बाहर मुख्य नाले में जाकर गिरता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान है। ठीक है, कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी जो साइट्स हैं, जितनी भी जो 2800 साइट्स खोजी गई हैं, इन सभी साइट्सों में जो मकान प्राप्त हुए हैं वो सभी मकान जो हैं वो पक्की ईंटों या पकी हुई ईंटों से बने हुए मिले हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कालीबंगा और रंगपुर ये दो ऐसे स्थल हैं जहां पर कच्ची ईंटों से बने हुए मकान प्राप्त हुए हैं।
और यही एक कारण है कि कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दीनहीन बस्ती। और एक चीज और, ये जो 2800 स्थल जो हैं जहां से ईंटों के पक्की ईंटों के बने हुए मकान प्राप्त हुए हैं, इन ईंटों का साइज सभी का एक जैसा है। आप पाओगे कि ये ईंटें जो है 4:2:1 के अनुपात में। तो देखिए कितनी कमाल की इंजीनियरिंग थी उस समय भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर तथा एक स्नानागार होता था। अधिकांश घरों में कुएं के अवशेष भी मिले, है ना। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार एक अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ये सवाल ना जाने कितनी बार पूछा जाता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ी इमारत है, तो सबसे बड़ी इमारत जो है दोस्तों वो है मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार। यहां पर जो अतिरिक्त सरप्लस होता था धान का, अनाज का, किसी भी चीज का, उसे स्टोर करके रखा जाता था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलती थी, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। और याद रखिएगा जो चीजें अपवाद है ना, एग्जामिनर उन पर ज्यादा फोकस करता है। लोथल इसका अपवाद है जिसके दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर ही खुलती थी। यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का निर्माण होता था, जिनमें 4:2:1 का अनुपात होता था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से के जो मेन पॉइंट थे, जो कॉमन पॉइंट थे, वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, एग्जामिनर क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर किसी साइट का नाम देता है, या पर्टिकुलर वो जो ये अवशेष प्राप्त हुए हैं, इन अवशेषों में से कोई एक चीज आपको लिख के देता है, पूछता है कि ये जो चीज है, ये जो अवशेष है, ये निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है, या फिर वो स्थल का नाम देकर पूछता है कि इस स्थल की खोज निम्न में से किस व्यक्ति ने कब की और ये स्थल कहाँ है। तो मैंने ऐसी एक पूरी सारणी आपके लिए तैयार की है। हालांकि 2800 स्थल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको वही गिने चुने 5, 7, 10 स्थल याद करने की जरूरत है, और हर एक चीज को रटने की जरूरत भी नहीं है। मैंने अवशेषों में केवल वही अवशेष आपके लिए दिए हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। मैंने पूरी सारणी आपके लिए तैयार की है। आई होप आपके लिए काफी मददगार होगी। आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता पर। आपको मैंने जो शुरुआत में कॉमन चीजें बताई हैं इन सभी स्थलों के बारे में, वो कॉमन चीजें याद रखनी है, और साथ में क्या याद रखना है, साथ में आपको ये जो सारणी मैंने आपके लिए दी है ये याद रखना। ओके, देखिए जैसे हड़प्पा सभ्यता जो रावी नदी के किनारे मिली है 1921 में, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की। ठीक है, उसके बाद उत्खनन हुआ 1900 यहाँ पर। ठीक है, ये दोस्तों ये 1600 नहीं है, दरअसल ये 1900 है। ठीक है, ओके। पाकिस्तान के मोंटमोगरी जिले में ये मिला है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है R37 कब्रिस्तान। ठीक है, यहाँ 37 कंकालों का एक कब्रिस्तान मिला है ना, जिसका नाम R37 रखा गया है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज, शंख से बना हुआ बैल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। किसकी देवी माना गया है? उर्वरता की देवी माना गया है। ठीक है ना, तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण स्वास्तिक का चिन्ह है ना, स्वास्तिक की खोज का श्रेय या स्वास्तिक बनाने का श्रेय भी सिंधु घाटी निवासियों को दिया जाता है। मोहनजोदारो, रखालदास बनर्जी 1922, सिंध प्रांत का लरकाना जिला। वृहद स्नानागार, सबसे बड़ी इमारत जो है ये इंपॉर्टेंट है। मातृ देवी की मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और नर्तक की मूर्ति, देखिए नर्तकी यानी कि स्त्रीलिंग, यानी कि यहाँ फीमेल की बात हो रही है, लेकिन मेल नर्तक की बात हो तो वो आपको कहाँ मिलेगा? हड़प्पा में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ओके, उसके अलावा हम देखेंगे घोड़े के दांत, ये भी एक बार पूछा जा चुका है।
ठीक है। मैंने अभी आपसे कहा कि घोड़े के उपयोग से परिचित नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं है कि घोड़े उस समय मौजूद नहीं थे, बिल्कुल थे, है ना। उसके अलावा यहां पर आप देखेंगे कि सबसे बड़ी ईंट का जो साक्ष्य मिला है वो भी मोहनजोदारो से ही प्राप्त हुआ है। चूनादड़ो सिंधु नदी के किनारे है। 1935 में अर्नेस्ट मैके ने इसकी खोज की। यहाँ पर अलंकृत हाथी, है ना, वक्रकार ईंटे, कंगा, लिपस्टिक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंगा और लिपस्टिक के अवशेष कहां से मिले हैं। उसके अलावा कालीबंगा राजस्थान के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। घग्गर नदी 1961 में मिली। 1961 में इसकी खोज हुई बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में इसकी खोज हुई है। आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, यहाँ पर 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज तक किसी भी साइट से ये नहीं मिला है। जुते हुए खेत के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। उसके अलावा सिलबट्टा, सिलबट्टा होता है चटनी वटनी बनाने के लिए, वो यहाँ से मिला है। उसके अलावा हम देखेंगे कि बेलनाकार मोहरे आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है यहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण। ऐसे कोड दीजिए है, ओके। रंगपुर है, भादर है, रोपड़ है, लोथल है। लोथल से कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं क्योंकि इंडिया का एक साइट है, इंडिया में एक साइट है भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। ऐसा राव के द्वारा एक खोजा गया। बंदरगाह, है ना, वो डॉकयार्ड जो है, पत्तन जो है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा फारस की मोहर, 3 युगल समाधियां, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है डॉकयार्ड के बारे में, ठीक है। आलमगीरपुर, मैंने आपको बताया हिंडन नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया है। ठीक उसी प्रकार आगे हम बात करें तो आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर सुतकांगडेर है, बनावली है, धौलावीरा है। ये सभी स्थल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये बाकी के जो स्थल हैं जहां पर अवशेष नहीं लिखे हुए हैं, ये कहां पर स्थित हैं, इस नदी के किनारे स्थित हैं, किसने इसकी खोज की, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हड़प्पाई लिपि की, ठीक है। चलिए हड़प्पाई लिपि की हम बात करते हैं। तो हड़प्पाई लिपि में लगभग 64 प्रकार के मूल चिन्ह तथा 205 से लेकर 400 तक अक्षर हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक ये लिपि पढ़ी नहीं गई है। काफी कोशिश इसे पढ़ने की गई है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। जिस दिन कामयाबी मिलेगी उस दिन ना जाने कितने और राज जो है सिंधु घाटी सप्ताह के बारे में खुलने बाकी हैं। उस दिन हमें इसका सिलेबस और बढ़ाना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीजें इसमें याद करनी होंगी। उसके अलावा हम देखेंगे कि इसकी लिपि जो है इसे पैक्टोग्राफ अर्थात भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है, जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है ना, उर्दू की तरह। इस पद्धति को ब्रेस्टोफेदन, इसे हम आसान भाषा में मैं आपको लिख देता हूं, ब्रेस्टोफेदन, ठीक है, ब्रेस्टोफेदन कहा गया है, जिसमें ज्यादातर चीजें जो लिखी गई हैं वो चित्रों के माध्यम से समझाई गई हैं और सबसे ज्यादा यू आकार के चित्र का प्रयोग किया गया है। और चित्र जो है वो मछली के सबसे ज्यादा मिले हैं। अब वो मछली बनाई गई है या कुछ और है, ये अपने आप में एक अनुसंधान का विषय है। ओके दोस्तों, आगे बढ़े। अब हम सिंधु घाटी सप्ताह के सामाजिक जीवन की बात करते हैं कि सिंधु घाटी सप्ताह के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। क्या वो मिश्रित परिवार में रहते थे, क्या पितृसत्तात्मक समाज था, और यहाँ पर क्या रीति रिवाज रूढ़ियां थी, उनके संबंध में बात करते हैं। तो देखिए हड़प्पा वासी जो है वो साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे, यानी कि सजने संवरने पर वो बहुत विशेष ध्यान देते थे। जैसा कि आपने देखा, मैंने अभी आपको एक साइट पढ़ाई है, वहां से लिपस्टिक मिली है, ठीक है, कंगना मिला है, सौंदर्य प्रसाधन की चीजें मिली हैं, यानी कि वो लोग साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। राजस्थान में आज भी ऐसी कई जनजातियां हैं जहां पर स्त्री और पुरुष बराबर से श्रृंगार करते हैं, आभूषण पहनते हैं, ठीक है। यहां से प्रसाधन मंजूषा मिली है, चूनादड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा चूनादड़ों के बारे में। सिंधु सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रयोग करते थे। अंत्येष्टि में पूर्ण समानाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था। पूर्ण समानाधिकरण का मतलब है
सबको दफनाया जाता था। लेकिन इसके अलावा लोग जो है वो मृतकों का दाह संस्कार भी करते थे और दाह संस्कार करने के पश्चात उनके अवशेषों को भी दफनाते थे। और ऐसे स्थिति का जो समानाधिकरण कहलाता था वो आंशिक समानाधिकरण कहलाता था। ठीक है, ओके। और उसके अलावा हम एक हिस्टोरियन की बात करें जिनका नाम है मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर जो है उन्होंने ये स्वीकार किया है सन्मुखों की स्थिति देखते हुए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसमें दास प्रथा मौजूद थी। आर्थिक जीवन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि मुख्य पेशा नहीं थी। कृषि मुख्य पेशा नहीं होने की एक वजह यह है क्योंकि इस समय तक लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था और लोहे के आविष्कार ना होने के कारण बेहतरीन कृषि यंत्रों का निर्माण नहीं हुआ। इस कारण जुताई उताई अच्छी से नहीं हो पाती थी। इस कारण जो है कृषि जो थी वो अधिक उन्नत अवस्था में नहीं थी। यहाँ के नगर के निवासी जो थे वो अधिकतर व्यापारी थे। देखिए सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल, रंगपुर, कोटड़ा, प्रवास, पाटन इत्यादि, यानी कि यहाँ के लोग जो थे वो देश विदेश से व्यापार करते थे बंदरगाहों के माध्यम से। इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास इत्यादि की खेती भी किया करते थे। और कपास को सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों सिंडन के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखिएगा, है ना। सिंडन, मेसोपोटामिया के लोग इसे सिंडन कहते थे। और कपास वानी का श्रेय भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। यूनानी इसे सिंडन या सिडोन कहते थे। इसके अलावा ये लोग तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला आदि फलों से भी परिचित थे। और यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न जो थे वो गेहूं और जौ थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कृषि कार्य हेतु पत्थर और कांसे के औजारों का प्रयोग होता था। उसके अलावा इस सभ्यता में फावड़ा या फाल नहीं मिलता। देखिए फावड़ा कांसे का नहीं बनता है क्योंकि कांसा एक मजबूत धातु नहीं है, वो मुड़ जाती है, उसमें कठोरता ज्यादा नहीं है। और शायद इसी वजह से यहाँ पर फावड़ा या फाल जैसा कोई भी औजार देखने को नहीं मिला है। आगे बढ़े। संभवतः ये लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। तो इस समय जो थी, और क्योंकि ये नदियों के किनारे बसे हुए थे और नदियों के किनारे की जो भूमि होती है वो बहुत बेहतरीन कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और दोमट मिट्टी जो है काफी उपजाऊ होती है, कृषि की दृष्टि से भी बहुत बेहतरीन होती है। तो ये लोग हल्की सी जुताई करके लकड़ी के हल से जैसे तैसे वहां पर बीज की बुआई कर देते थे और उसी से फसल काफी अच्छी हो जाती थी। कृषि के साथ साथ ये लोग पशुपालन भी किया करते थे। कृषि एवं व्यापार तथा परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पशुओं में कुबड़ वाला बैल, है ना, राजकीय पशु माना गया कुबड़ वाले बैल को, यहाँ पर एक सिंग वाले बैल को। उसकी एक वजह है कि यहाँ से जितनी भी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं दोस्तों, उन मुद्राओं पर आप देखोगे कि एक सिंग वाला बैल, कुबड़ वाले बैल के अधिकतर चित्र हमें देखने को मिले। यहाँ पर आप मोहरों से क्या समझते, समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर क्या होता था, मान लीजिए ए बी ऐसे व्यापारी होते थे। मान लीजिए व्यापारी का नाम ए है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मुद्राएं होती थी, ऐसा तो था ही नहीं कि सोने चांदी की मुद्राएं थी। सेल खड़ी से बनी मुद्राएं हुआ करती थी, कांसे से बनी हुई मुद्राएं होती थी। तो वो मुद्रा किस व्यापारी की है, इसके लिए वो व्यापारी क्या करता था, वो उस मुद्रा पर एक विशेष प्रकार की सील लगा देता था। सील का मतलब यहाँ पर मुहर से है। और मुहर के रूप में, सील के रूप में अधिकतर व्यापारी जो थे वो एक सिंग वाले बैल की आकृति इन पर बना देते थे। हालांकि घोड़ा, हाथी और भी जानवरों के चित्र यहाँ देखने को मिले हैं, लेकिन अधिकतर मुद्राओं पर एक सिंग वाले बैल को की आकृति देखने को हमें मिली है। इसी कारण एक सिंग वाले बैल को सिंधु घाटी सभ्यता का राजकीय पशु घोषित किया गया है। ओके, भेड़, बकरी, हाथी, गाय, भैंस, गधे, सुअर आदि सभी का होने का यहाँ पर अनुमान है। अब हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, यानी कि धार्मिक स्वभाव उनका कैसा था। क्या वो अंधविश्वासी थे, क्या महिला और पुरुषों को बराबर से अधिकार प्राप्त थे, उस संबंध में हम बात करते हैं। सॉरी, चले। संदर्भ निवासी जो थे वो ईश्वर की पूजा जो थे, यहाँ पर ईश्वर इस प्रकार से नहीं होते थे ब्रह्मा, विष्णु से महेश, ऐसा नहीं होता था, अल्लाह है, जीसस वगैरह, ऐसा नहीं होता था। यहाँ के लोग जो हैं
वो ईश्वर के रूप में प्राकृतिक चीजों को ही पूजते थे, वो प्रकृति को ही ईश्वर के रूप में मानते थे। और ये सच भी है, ये प्रकृति ही हमें पालती पोसती, तो असली ईश्वर तो हमारा यही प्रकृति है। तो ये लोग क्या करते थे कि सैंधव निवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष एवं पशु तीनों रूपों में करते थे। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे, यानी कि यहाँ के लोग जो थे काफी हद तक अंधविश्वासी थे, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तावीजों के आधार पर जादू टोने में विश्वास रखने का आधार भी हम कह सकते हैं। उसके अलावा चूनदड़ों में एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर बलि प्रथा के दृष्ट अंकित होने के आधार मिले हैं, लेकिन ये केवल अनुमान है, स्पष्ट है, इस संबंध में अभी कुछ नहीं कहा गया है। चूनदड़ों से एक ऐसी मोहर मिली है जिसमें एक पशु की बलि देने की बात का चित्रांकन किया गया है, लेकिन उसके अलावा कहीं से भी ऐसा नहीं मिला है। ठीक है, सैंधववासी जो थे वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के साथ साथ वो क्या करते थे, जो सब होता था उस सब के साथ साथ उस व्यक्ति की जो प्रिय चीजें होती थी वो दफना देते थे। बर्तन हो गए, मटका हो गया, उसका पशु हो गया। उनका मानना यह था कि इन सभी चीजों की जरूरत मृतक को अगले किसी लोक में पड़ने वाली है, यानी कि ये लोग पुनर्जीवन में विश्वास करते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मृत्यु के पश्चात समाधान के 3 प्रकार प्रचलित थे: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको याद रखनी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये लोग मातृ देवी, रुद्र देवता, लिंग, योनि इत्यादि की पूजा करते थे। जैसा कि आप मोहनजोदड़ो से देखेंगे, यहाँ से पाशुपति शिव की एक चित्रांकित एक मुद्रा प्राप्त हुई है। इसके अलावा सैंधववासी वृक्ष, पशु, सांप, पक्षी इत्यादि की भी पूजा करते थे। विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः किसी धार्मिक अनुष्ठान या सूर्य पूजा में होता था। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्नि तथा स्वास्थ्य की पूजा भी यहाँ पर की जाती थी, और सूर्य और चक्र जो हैं ये पूजा के ही प्रतीक हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक मृण मूर्ति के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। ठीक है, ओके। अब सवाल ये उठता है कि जब ये सभ्यता इतनी बेहतरीन थी, इतनी अच्छी विकसित थी, तो आखिर क्या वजह रही कि ये सभ्यता जो है ये पतन हो गई? आखिर ये क्यों खत्म हुई? इसके पीछे क्या कारण है? तो यहाँ पर जो हिस्टोरियन है, इतिहासकार जो हैं, उन सभी का अलग अलग मत है। तो यहाँ पर एग्जामिनर क्या करता है, एक पर्टिकुलर विद्वान का नाम देकर, हिस्टोरियन का नाम देकर आपसे उसका मत पूछता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनके बारे में आपको वहां पर ध्यान रखना है और पर्टिकुलर याद रखना है कि वो क्या बताते हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़ा एक कारण माना जाता है। देखिए, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, ये जरूर याद रखिएगा। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर कहते हैं कि इनका पतन बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। ये अपने विवरण में लिखते हैं कि आर्य, ठीक है, जो मध्य एशिया के निवासी थे, बर्बर जाति थी, जो चारागाहों की खोज में भारत तक पहुंचे। और ये जो आर्य थे ये घोड़े के उपयोग से परिचित थे। ये घोड़े की तीव्र गति के साथ आते हैं, इनके ऊपर आक्रमण करते हैं, और इसी तरीके से समस्त सैंधववासी जो हैं उनकी हत्या आर्यों के द्वारा की जाती है और उन स्थानों पर आर्यों का कब्जा हो जाता है। जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके और एसआर राव का कहना यह है कि यहाँ पर जैसे ही जलवायु परिवर्तन हुआ तो नदियों में जल स्तर बढ़ने लगा, और जल स्तर होने से बाढ़ आई, और उन्हीं बाढ़ों ने इन सिंधु के जो साइट्स थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उनको खत्म कर दिया। ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष जो हैं वो भी लगभग यही बात कहते हैं, जलवायु परिवर्तन। एसआर सहानी जो हैं वो जलप्लावन यानी कि बाढ़ को ही मानते हैं। जॉन मार्शल जो है प्रशासनिक शिथिलता को मानते हैं। KUR कैनेडी जो है, जिनका जरूर याद रखेगा, ये किसी प्राकृतिक आपदा को इसका दोषी मानते हैं। उसकी एक वजह है, कालीबंगा सभ्यता से खोजी गई अवशेषों में एक बच्चे की एक खोपड़ी प्राप्त हुई जिसमें 6 छिद्र किए गए हैं, यानी कि ये लोग शल्य चिकित्सा से परिचित थे। और जब उसकी और जांच की गई तो पता लगा
कि इस बच्चे को जिसका एक कंकाल है उसको कभी ना कभी जीवन में मलेरिया जैसा रोग हुआ था। और डॉक्टर कैनेडी जो हैं, ये प्रसिद्ध एक डॉक्टर हैं, एक इतिहासकार हैं, ये अपने विवरण में लिखते हैं कि यहाँ पर जरूर ऐसी ही कोई आपदा, मलेरिया जैसी कोई प्राकृतिक आपदा फैली होगी, महामारी फैली होगी, जिसने इन सबको नष्ट कर दिया। ओके, चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में हम जानेंगे कि वैदिक सभ्यता क्या है, वैदिक सभ्यता का उद्भव किस प्रकार से हुआ, और वैदिक सभ्यता जो है उसके बाद उत्तर वैदिक सभ्यता की तरफ हम चलेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में आज बहुत बेहतर समझ आया होगा। आपको इसके बारे में ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल सभी सभ्यताओं से जो महत्वपूर्ण कॉमन चीजें हैं कि यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, ठीक है, रहन सहन कैसा था, यहाँ की नगर व्यवस्थाएं कैसी थी, उस संबंध में आपको जानना है। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण साइट्स जो हैं जिनकी सारणी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की, उस सारणी से आपको महत्वपूर्ण जो अवशेष हैं उनको ही केवल याद रखना है। उसके अलावा ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कल के लेक्चर में हम वैदिक सभ्यता और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।